जब जीवन की तीव्र गति से उन उलझनों का सामना होता है तो इंसान के जज्बात बाहर आते हैं और रूप लेते हैं क्रोध, रोष और हिंसा का। और ऐसी हिंसा कई बार जानलेवा साबित होती है। आज हम आपको हिंसा के एक ऐसे केस से रूबरू करवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं तरक्की के नशे में हम अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं, अपने सिद्धांत तो नहीं भूल गए। प्रभा, अरे सुशील, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? प्रभा अभी तक घर नहीं पहुंची है। हर रोज तो 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी शाम के 5 बज चुके हैं। वो तो अपने रोज के टाइम पर यहाँ से जा चुकी है। कहाँ रह गई होगी? और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो किसी काम से रास्ते में रुक गई हो। तुम चिंता मत करो, आ जाएगी वो। चिराग, दूध पी लो। कहाँ गया है मेरा मेरा बड़ा बदमाश, क्या कर रहा है? हैं? दूध नहीं पिएगा तू? चल पी ले, दूध पी ले। अरे सुशील, तुम बाहर क्यों कर रहे हैं? अरे क्या रहा है तू? चल 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 अंदर आ। 2 मिनट के लिए तू बाहर आना, कुछ बात करनी है। अंदर आजा, आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे चलना है यार। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? यार वो प्रभा अभी तक कंप्यूटर सेंटर से आई नहीं है। हर रोज 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और वो कहीं जाती है तो मुझे फोन करती है, और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार कहीं वो... अरे नहीं यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। भाभी जी कहाँ जाएगी? और वैसे भी अपने से 15 साल छोटे तुझ जैसे गबरू जवान को छोड़कर कहाँ जाएगी यार? तू एक काम कर, तू घर जा। क्या पता भाभी अब तक घर पहुंच गई हो। अच्छा सुशील सुन, इनकेस अगर भाभी कल सुबह तक घर पे नहीं आई ना, तो मैं खुद चलूंगा तेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे अभी तो तू बोल रहा था कि वो घर आ चुकी होगी। मुझे भरोसा है वो आ चुकी होगी। मैं अभी जाके चेक करता हूँ। आ गई होगी वो। सुना मंजुला, इस बार पंचगनी जा रहे हैं पिकनिक पे। मैं तो ना बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ? अरे सोच रही हूँ कि पिकनिक पे ना जाऊँ। 3 दिन अभी और ताशु मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे वो लोग अकेले। मैं नहीं जा रही। तेरी तो ना पूजा करनी चाहिए। मिस रिया पानी पी थी और ताशा ने आके उसे धक्का मारा और दोनों की फाइटिंग थी। छोड़ो, गो बैक टू योर क्लास। चलो गो बैक टू योर क्लास। मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे दूसरे बच्चों को नहीं मारते। क्यों? मुझे गुस्सा है, मैंने मारा। मम्मी भी तो पापा को मारती है। ठीक है, तुम क्लास में जाओ। मंजुला, जरा एक मिनट। अच्छा सुन, ताशा ठीक तो है ना? हाँ, आजकल वो बहुत झूठ बोलने लग गई है। कह रही थी मम्मी पापा को मारती है। वो तो अच्छा हुआ उसने ये सारी बातें मुझसे कही। मैं तो तुझे जानती हूँ, किसी और से कह देती तो। हो सकता है उसने मुझे और अभी को मजाक मजाक में लड़ते हुए देख लिया होगा। शायद इसलिए तुझे ऐसा कह दिया होगा। खैर, मैं फिर भी उससे बात करूँगी। चल ठीक है, उसे समझा देना। गागल क्यों नहीं कर रही हो ताशा? क्या हुआ? पापा, मम्मी आपको इतना मारती क्यों है? बेटा, मम्मी हमसे इतना प्यार भी तो करती है। उनको स्कूल का, घर का टेंशन होता है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है उन्हें।
I'm sorry. अभी I'm really very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और ताशु, प्लीज मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक ही प्लेट में खाना खाने से और एक दूसरे के साथ खाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है। अरे अब तुम खाओ। खाना बहुत अच्छा बना है। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? पहले खाना तो बना लूं। इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? एक रोटी और सब्जी काफी है। ताकि तुम्हारे सारे ऑफिस के लोग ये सोचे कि कैसे बीवी है तुम्हारी, जो तुम्हें खाना भी ठीक से बना के नहीं देती। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम दोनों ऐसे? सब ठीक ही तो है मम्मी जी। आपकी बेटी इतना ख्याल जो रख रही है हमारा, अच्छा क्यों नहीं होगा? माँ जल्दी आओ और आके पैकिंग करवाओ, मुझे लेट ना हो जाए। जल्दी आओ। तेरा बच्चा स्कूल जा रहा है? अभी आई? हाँ? अरे आती हूँ बाबा। एक पत्नी आए दिन अपने पति पर अत्याचार करती है। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था अविनाश और मंजुला का? क्यों अविनाश इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था? क्या अविनाश मंजुला से बहुत प्यार करता था, या फिर वो शर्मिंदगी के डर से ये बात छिपा रहा था? लेकिन ताशा ने तो स्कूल में सबको बता दिया था कि उसकी मम्मी उसके पापा को मारती है। मम्मी भी तो पापा को मारती है। क्या सच वही था जो दिखाई दे रहा था, या फिर सच कुछ और था? जहां एक तरफ अविनाश अपनी पत्नी की हिंसा से दुखी था, वहीं दूसरी तरफ सूरत में सुशील अपनी पत्नी के लापता होने से परेशान था। लेकिन फिर भी वो पुलिस से इस बारे में कंप्लेंट करने से हिचकिचा रहा था। आखिर क्यों? क्या ये सिंपल सा मिसिंग केस था, या फिर इशारा था किसी बड़े जुर्म की तरफ? सर 3 दिन हो गए प्रभा को काम पे आए हुए, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सर मैं प्रभा के घर भी गया था। प्रभा कहाँ है? इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? मैंने कितनी बार ट्राई किया। उसकी माँ की तबीयत खराब है ना, तो उसी में भूल गई होगी फोन करना आपको। लेकिन सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, प्लीज आप ही पता करो। तुम्हें अपने सारे एम्प्लॉयज की इतनी ही चिंता है, या फिर इससे कुछ खास लगाओ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभा अपने काम में बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, और आजकल ऐसे एम्प्लॉयज मिलते कहाँ हैं। उसका पति ढूंढते ढूंढते आया था मेरे कंप्यूटर सेंटर। मैंने उसको कहा भी कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सुशील तुम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? पुलिस? फोन आया किसी का। प्रभा का फोन है। हाँ प्रभा, अच्छा माँ के यहाँ हो तुम? अरे कितना डरा दिया था मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके कंप्लेंट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर आखिरी बार मैंने उसे 3 दिन पहले अपने कंप्यूटर सेंटर में देखा। उसके बाद ना तो मैंने उसे कभी देखा, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? हाँ सर, मेरे कंप्यूटर सेंटर से 15 मिनट का रास्ता है, और वो चल के आया जाया करती थी। अरे अभिलाष जी, अरे क्या हुआ? आपको तो काफी चोट लगी है, काफी खून बह रहा है। ठीक है गौतम जी, मैं घर जाके पट्टी कर लूंगा। कोई बात नहीं, छोटी नहीं आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं इट्स ओके। क्या किया तूने प्रभा के साथ? कहाँ है वो? बोल। मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्यों कुछ करूंगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि तूने अपनी पत्नी के साथ आखिर किया क्या है, और ये सब नाटक क्यों कर रहा है? अरे साहब आप लोग मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके गायब होने के बाद पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो घर से चली गई है।
किसी को पता चलता तो सब लोग मुझे ताने मारते। तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन सुबह, जब वो कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल रही थी। क्या तुम्हारी बीवी की किसी के साथ अनबन थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी थी, सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, कंप्यूटर सेंटर में भी और मोहल्ले में भी। हमें पता चला कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। सर ये अजीब आदमी है सुशील, इसे अपनी पत्नी से ज्यादा लोगों की परवाह है। या तो ये बहुत सीधा है या फिर डेढ़ शाना। पटेल, इसकी पत्नी की मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालो, आखिरी लोकेशन की डिटेल निकालो, वो कहाँ से गायब हुई, सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो और ये भी पता करो कि सुशील के अलावा भी कोई उसकी लाइफ में दूसरा आदमी था। प्रभा की फोटो आसपास के सभी थानों में, सभी हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट करवा दो। यस सर। मम्मी आ रही है ना वापस आज? अब मम्मी आएगी और तुम्हें इस प्यारे ड्रेस पे देख के बहुत खुश हो जाएगी। ताशा तैयार हो गई, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मम्मी आ गई। क्या हुआ बेटा? देखो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाय अविनाश, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? तबीयत? क्या हुआ उसको? वो आप ही के साथ थी ना? मेरे साथ? वो तो पिकनिक आई ही नहीं। क्या? आपने अपनी बीवी को आखिरी बार कब देखा था? पिकनिक वाले दिन सर, जब वो घर से तैयार होकर निकल रही थी ना तब। अभी इनको तुम्हारा और अच्छे से खा लेना, ठीक है? और पिकनिक में बहुत एंजॉय करो, हमारी टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ हाँ एंजॉय करूंगी, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पे खाना। हाँ, बेटा और तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ माँ ठीक है। आजा मेरा बच्चा, सुन पापा को तंग मत करना, मम्मा जल्दी आएगी। ओके चलो बाय 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 कर मम्मा को। बाय बाय बाय। सर हम स्कूल में उसका वेट कर रहे थे पर वो आई नहीं। उसका मैसेज आया था कि वो बीमार है और पिकनिक पर नहीं आ सकती। ये एक काम करिए, ये सारी डिटेल्स आप इन्हें लिखवा दीजिए। नेहा, इन सब की डिटेल ले लो। नीरज सर, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो अविनाश की बीवी के पास घर छोड़ के भागने का क्या कोई और भी कारण था। मंजुला की माँ से भी मिलो। अविनाश के मुताबिक मंजुला की माँ ने भी मंजुला को पिकनिक पर जाने से पहले आखिरी बार देखा था। ओके सर। अविनाश सच कह रहा है सर, मैं घर पे ही थी मंजुला जब पिकनिक के लिए निकल रही थी। तो ऐसी वजह जिसके कारण आपकी बेटी खुद अपना घर छोड़ के गई? मुझे नहीं पता, मंजुला अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करती और वैसे भी हम उतने करीब नहीं थे। मैं घर और ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि हमारे बीच माँ बेटी का वो रिश्ता बन ही नहीं पाया। अगर किसी बात से वो परेशान थी भी तो मुझे नहीं पता। ठीक है आप जाइए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाना कानूनन अपराध है और कई बार इसी वजह से पुलिस अपनी तहकीकात ठीक से नहीं कर पाती। और इन दोनों केसेस में यही हो रहा था। क्या वो शर्मिंदा था या फिर उसे डर था कि पुलिस उस पर ही शक करेगी? और सुशील, उसने पहले झूठ कहा था और अब भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है। लेकिन इन दोनों की ये चुप्पी पुलिस को उलझन में डाल रही थी। क्या इन केसेस में अविनाश और सुशील ही मुख्य आरोपी थे या फिर मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की नजरों से बहुत दूर था? दो शहर, दो बीवियां, दोनों ही अपने घर से लापता। प्रभा हर दिन की तरह अपने काम पर गई, काम से ठीक समय पर घर जाने के लिए निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ मंजुला, वो घर से पिकनिक के लिए निकली लेकिन ना तो पिकनिक पहुंची और ना ही लौटकर घर आई। आखिर कहां थी ये दोनों? क्या प्रभा और मंजुला का लापता होना महज एक इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा जुर्म? क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों अलग अलग केसेस थे? सर एक बार मैं मंजुला के घर से गुजर रही थी, तभी उसके घर से बहुत ही जोर जोर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ मंजुला, सब ठीक तो है ना? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? और यहाँ पे
चिल्ला कौन रहा था अभी? नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो मैं टीवी देखते देखते एक्सरसाइज कर रही थी। सर वो सच ही कह रही थी, मैंने आज तक अविनाश और मंजुला को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। इसके अलावा कोई अजीब बात? नहीं सर, अजीब तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल अविनाश का ध्यान कहाँ रहता है। सर वो बहुत मेहनती है और काम की वजह से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। उसका और उसकी बीवी के बीच का रिलेशन कैसा था? सर वो तो परफेक्ट कपल है। सर मंजुला ना बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे अविनाश जैसा पति मिला है। परफेक्ट कपल है सर दोनों लोग। थैंक यू सर। मैंने सभी जगह पूछताछ की है, सभी का यही कहना है कि मंजुला और अविनाश दोनों परफेक्ट कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सर मंजुला का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। ये देखो नीरज, मंजुला के फोन की लास्ट लोकेशन पंचगनी जाने वाले रास्ते की है। लगता है उस लोकेशन पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। हाँ बैठो। सर उस दिन तूने हमसे कहा था कि तेरी प्रभा से फोन पर कोई बात नहीं हुई। तेरा नंबर उसके लास्ट डायल कॉल में था। झूठ क्यों कहा तूने हमसे? मैंने झूठ नहीं बोला साहब, वो मैं हड़बड़ी में भूल गया हूँ आपको बताना। इतनी जरूरी बात तू कैसे भूल सकता है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था। उसने फोन सिर्फ ये बोलने के लिए किया था कि वो 10 मिनट में वहां से निकल रही है और सीधी घर आ रही है। देख सुशील, अब अगर तू पुलिस वालों से सच छुपाए तो लंबा अंदर जाएगा। हमें सब पता तेरी पत्नी के बारे में, वो जानबूझकर घर से नहीं भागी। चल अब ये बता कि जब वो घर वापस लौटकर नहीं आई तो तूने उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? तो मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे छोड़कर चली गई है साहब। बहुत शर्मिंदा था साहब, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं साहब। साहब कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। प्लीज साहब ढूंढ दीजिए साहब उसे। ठीक है, जाओ अभी। सर शायद ये सच बोल रहा है क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि दोनों में काफी अच्छे रिश्ते थे। चाहो तो सच छुपाना आसान होता है पटेल। धीरेन सही कह रहा था। हो सकता है सुशील को 15 साल का एज गैप अखरने लगा, वो अपनी बीवी से उकता गया और फिर कोई दूसरी लड़की मिल गई। इस सुशील का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो, घर के लोगों से, आसपास के लोगों से, ऑफिस के लोगों से कड़ी पूछताछ करो, पूरा बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। यानी आप कहना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों में मंजुला ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया, ये बताने के लिए भी नहीं कि वो वहां ठीक तरह से पहुंच गई है या नहीं। आपको नहीं लगता अविनाश कि आप ही को एक बार फोन कर लेना चाहिए था या SMS कर सकते थे? आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? मैं मंजुला से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन पॉजिटिव हस्बैंड्स में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की हर एक्टिविटीज पे नजर रखे। मंजुला मूडी है इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया, बस बाकी कुछ नहीं। नीरज, मंजुला मूडी है ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं। ये अविनाश हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर अविनाश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अविनाश पिकनिक वाले दिन मंजुला की माँ के साथ उसके घर में थे। सर मंजुला के रिकॉर्ड्स। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू सर। ये देखो सर, ये देखो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंजुला लगातार इस नंबर पे बात कर रही है। और सर ये देखिए मंजुला और अविनाश की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, उन दोनों की शादी 2 साल पहले हुई। और सर एक और खास बात, ये रहा मंजुला की पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। यानी कि ताशा मंजुला और अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला के पहले पति की बेटी है। अब तक मंजुला की कोई डिवोर्स की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यानी कि हो सकता है उसने बिना डिवोर्स लिए ही दूसरी शादी कर दी। कि मंजुला के पहले पति की सारी डिटेल्स निकालो, हो सकता है ये नंबर उसी का हो। मंजुला की माँ और अविनाश दोनों को थाने बुलाओ, पता तो चले आखिर उन्होंने ये बात हमसे छुपाई क्यों। ओके सर। कसम से सर मुझे उसके पहले शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं खुद हैरान हूँ सर कि उसने अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही मुझसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना कि उसकी 5 साल की बेटी है, इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी की।
सर वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उससे प्यार करने लगा। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ को शायद पता होगा। सर मंजू की पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नौकरी की वजह से सालों मुझसे दूर रही, और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे दी तो मुझे लगा कोई नाजायज रिश्ता रहा होगा। पर यह बात बहुत अजीब है कि उसने आपसे अपनी ही शादी की बात छुपाई। सर मेरी बेटी बचपन से ही इंडिपेंडेंट किस्म की थी, और मैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए 2-2 नौकरियां किया करती थी। धीरे धीरे हम बहुत दूर होते चले गए। देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया। उसने मुझे अपने करीब ही नहीं समझा। ये सब मेरी गलती है। अरे बुक दो, अरे दो ना बुक। अरे मैंने कहा था ना कि कोई जरूरी काम होगा तो ही फोन करना। मंजुला ने 2 शादियां की थी। अविनाश उसका दूसरा पति था और ताशा अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला और उसके पहले पति की बेटी थी। तो मंजुला का पहला पति कौन था? कहीं मंजुला उसी के पास तो नहीं चली गई थी, या फिर कहीं उसका हाथ तो नहीं था मंजुला के गायब होने में? लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि मंजुला ने अपनी पहली शादी की बात ना तो अपनी मां को बताई थी और ना ही अविनाश को, या फिर वो दोनों शायद झूठ बोल रहे थे। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही थी, और जवाब के रूप में उन्हें मिला एक फोन नंबर जिस पर अक्सर मंजुला की बात होती रहती थी। पुलिस को लगा कि वो नंबर मंजुला के पहले पति का होगा, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो नंबर बड़ौदा की किसी आशा मेहता का था। जी आशा जी, मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन खांडेकर। कोई जान पहचान वाला है मुंबई में आपका? ना, मुंबई में तो मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं। हाँ, मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में, पर मैं भी उसको बार बार बोलती हूँ कि 2 साल हो गए, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती सब गायब हो गए, कहाँ है पता नहीं। आशा जी, जिस नंबर से आपको फोन आता था वो इनका है। कौन है? हाँ, तुम्हारी बहू से। आप अपने बेटे की फोटो दीजिए। मंजुला और सुशील ने 7 साल पहले शादी की थी और 1 साल के बाद उनकी बेटी ताशा हुई। फिर 2 साल पहले वो सब घर छोड़कर चले गए और मंजुला ने अविनाश से शादी की और सुशील ने अपने से उम्र में 15 साल बड़ी प्रभा से। इधर मंजुला गायब हुई और उधर प्रभा। क्या इन दोनों के लापता होने में उनके पति सुशील और अविनाश का हाथ था? और मंजुला वो इतनी उलझी हुई जिंदगी क्यों जी रही थी और उसने सुशील से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? आएगा और कहा जाएगा। चलो पियो, जिद नहीं करते, पियो 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 पियो, पीना है पीना है पीना है। डरने वाली कौन सी बात, ग्लास ही तो है। अगर मम्मी होती तो भगवान करे वो कभी वापस ना आए। क्यों ऐसा नहीं कहते? देख, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर वापस आएगी। ये मंजुला के पहले पति को पहले ढूंढो। मुझे लगता है वही अब इस केस में कुछ रोशनी डालेगा। लेकिन सर, आशा मेहता के हिसाब से गुजरात पुलिस उसे पिछले 2 सालों से नहीं ढूंढ पाई। नीरज, इस केस में कोई भी हमें पूरा सच नहीं बता रहा है।
आशा मेहता के मुताबिक उसका लगता है कि उसका परिवार गुजर गया। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है, जिस बहू के साथ उसने 5 साल गुजारे, उसी की आवाज वो फोन पे नहीं पहचान पाई। इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में। ये आशा मेहता जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है इसका बेटा सुशील अपनी बीवी मंजुला से छुप रहा था, शायद इसी वजह से दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ। ये जरूर अपने बेटे के टच में होगी। ये आशा मेहता के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता नहीं कि मुझे लगता है कि इसका बेटा सुशील इस सारे फसाद की जड़ है। ओके सर। सुशील फोन केम नहीं उठा था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत जल्द सच्चाई और मुख्य आरोपी के काफी करीब पहुंचने वाली थी। मंजुला की जिंदगी के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन मंजुला के बिना अविनाश की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और ताशा का स्वभाव बदलता जा रहा था। चलो मेरे साथ। तुमने मोहित को क्यों मारा? आपका अंदाजा सही निकला सर। आशा मेहरा पिछले 2 सालों से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी सर। डिटेल से पता चला है कि वो नंबर सूरत के सुशील के नाम रजिस्टर्ड है सर। जिस दिन हमने इससे पूछताछ की थी उस दिन भी इसने इस नंबर पर कांटेक्ट किया था। ये देखिए। फौरन सूरत के पीआई को इन्फॉर्म करो। ओके सर। चल बोल, बहुत हुआ तेरा, फटाफट मुंह खोल वरना। साहब मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए बिना प्रभा से शादी की थी। मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ के भागा था तो इसलिए डिवोर्स नहीं हुआ था। यही बताने आया था साहब मैं आप। कहीं आप इस बात पर मुझे जेल में ना डाल दो। तो फिर तू अपनी पहली पत्नी से छुप क्यों रहा था? डिवोर्स क्यों नहीं दिया तूने उसे? देख सुशील, तेरे पास ये आखिरी मौका, सच सच बता दे वरना हम ये मान लेंगे कि तूने उसे मारा। मैं मारूंगा उसे? वो मारती थी मुझे। मेरी माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि मंजुला से बदला लेने के चक्कर में तूने उसे मार दिया। साहब मैं वहां से भाग गया था और जिस दिन से मैं घर छोड़कर भागा उस दिन से लेकर आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं की साहब। वो पागल थी साहब, पागल थी। मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया था वहां से। लेकिन मंजुला ने तो दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो तुम्हारी माँ को फोन करती थी, क्यों? वो मेरी माँ से मेरे बारे में फोन करके पूछती थी। हो सकता है कि उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं गया। साहब ये जरूर हो सकता है कि मंजुला को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने कहीं प्रभा के साथ कुछ गलत। साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब। वो कुछ भी कर सकती है साहब, कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मारती थी मुझे भी। किस मुंह से ये सच में एक्सेप्ट करता? इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मंजुला से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सर मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके उससे शादी की थी। अगर मैं उसे डिवोर्स ले लेता तो उनकी नजर में मैं एक मजाक बन जाता। तुम शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे, अब तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें हम? हो सकता है तुमने ही अपनी पत्नी को मारा हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। नीरज, हो सकता है ये अविनाश झूठ बोल रहा हो, इसी ने मंजुला को मारा हो और बाद में दुखी होने का नाटक कर रहा हो। और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजुला ने सुशील से बदला लेने के चक्कर में सुशील की दूसरी पत्नी प्रभा का मर्डर कर दिया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुशील की दूसरी पत्नी अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई हो, जिसे ढूंढने वो मुंबई आया और उसी के हाथों मंजुला का मर्डर हो गया। ये दोनों केसेस मंजुला के पास से जुड़े हैं नीरज। सूरत टीम से कहो सुशील के मूवमेंट्स को ट्रैक करे और मंजुला के गायब होने के बाद से मंजुला के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी, लेकिन ये जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। इन दोनों ही केसेस में पुलिस अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अचानक
कुछ ऐसा हुआ कि ये केस अपने आप ही सुलझ गया। थैंक यू सर। लोकल मॉर्ग में एक बॉडी मिली है, प्रभा के डिस्क्रिप्शन से मिलती है। सर लूट का मामला लगता है क्योंकि बॉडी पे कोई आईडी नहीं है, पर्स, मोबाइल सब कुछ गायब है। और सर जिस दिन प्रभा गायब हुई उसकी हत्या भी उसी दिन हुई थी। चलो चलकर देखते हैं कि बॉडी प्रभा की है कि नहीं, और बॉडी की शिनाख्त के लिए उसके पति सुशील को बुलवाओ। यस सर। सुशील, क्या ये प्रभा? सुशील। देखो सुशील, ये किसी चोर उचक्के का काम लगता है, क्योंकि प्रभा की बॉडी में रेजिस्टेंस के मार्क्स हैं। मतलब ये कि मरने से पहले उसने चीखने और लड़ने की कोशिश जरूर की होगी, प्रभा को मार दिया। फिलहाल जब तक कोई ठोस सबूत या कोई कातिल नहीं मिल जाता, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। जिसने भी मेरी प्रभा को मारा उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना सर। अभी घर जाओ। मत छोड़ना सर। पटेल सर, देखने में तो चोरी का केस लगता है, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है मंजुला ने प्रभा की किसी को सुपारी दी और उस सुपारी किरल ने हमें गुमराह करने के लिए इस मर्डर को चोरी की शक्ल दी। हमारे सारे खबरें एक्टिव करो, रिकॉर्ड डेटा चेक करो, शायद कहीं से प्रभा के केस का कोई क्लू मिले। यस सर। सर मंजुला के फोन से लास्ट एसएमएस जो भेजा था उसकी लोकेशन यही है, और जहां हमें मंजुला का फोन मिला वो लोकेशन यहां से 10 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन करो। ओके सर। शिंदे वहां देखो। एक मिनट। डरो मत ताशा, ये डॉक्टर आंटी आपकी हेल्प ही तो करने आई है। बोलो बेटा, आपको अच्छा नहीं लगता था ना जब आपकी मम्मा आपको मारती थी, दर्द होता था और चोट भी लगती थी, है ना बेटा? बिल्कुल वैसे ही जब आप दूसरों को मारते हो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे लगता है हमें सेकंड सेशन मेरे क्लिनिक पर रखना चाहिए। सर मंजुला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये देखो नीरज, सब कुछ इस रिपोर्ट में छिपा है, लेके आओ इन्हें। ओके सर। इतने सालों से आपकी बेटी अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज देखती आई है, उसे समझना होगा कि हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। सर, मेरे वाइफ की डेड बॉडी आपको मिली है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बहुत हो चुका तेरा नाटक अविनाश, सब पता चल चुका हमें। मंजुला की मौत पिकनिक वाले दिन ही सुबह 4 से 5 के बीच में हो चुकी थी। पक्के सबूत मिले हैं आपके खिलाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अविनाश,
तेरी सास ने सब सच सच बता दिया है। देखो तुम्हारे दामाद ने कबूल कर लिया है कि मंजुला का खून उसी ने किया। उसने नहीं किया, मैंने किया अपनी बेटी का। मैंने मारा है मंजुला को, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। पर वो मंजुला को मारना नहीं चाहती थी साहब, वो मुझे बचाना चाहती थी और उनका हाथ उड़ गया। स्कूल में सब मंजुला की वेट कर रहे थे पिकनिक जाने के लिए। इसके पहले कि किसी को शक होता, हमने मंजुला की बॉडी को स्कूल और घर से दूर दफना दिया। मंजुला के पिकनिक पे नहीं जाने का बहाना चाहिए था, इसलिए अविनाश ने मंजुला के फोन से विद्या को मैसेज किया। उसके बाद हमने मंजुला के पिकनिक जाने वाले रास्ते में जाकर उसका मोबाइल फेंक दिया। गलती मेरी थी, काम की वजह से मैं ही अपनी बच्ची का पूरा ख्याल नहीं रख पाई। अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखती तो मेरी बच्ची इतनी गुस्से वाली नहीं होती। मंजुला की हिंसक प्रवृत्ति में शायद तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन घरेलू हिंसा सहना और चुप रहना ये केवल आपकी ही गलती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। मेरे चुप रहने की वजह से मेरी बेटी वो भी बहुत पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था सर। अगर मैं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता। हिंसा एक ऐसी खोखली जड़ है जो किसी भी पेड़ को नष्ट कर सकती है। अगर सुशील और अविनाश अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा के बारे में आवाज उठाते तो आज मंजुला का ये हाल नहीं हुआ होता। सुशील शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा और अविनाश भी, लेकिन आज दुख, आंसू और जिंदगी भर के अफसोस के अलावा क्या रह गया था इन दोनों के पास। क्यों मारा तूने मेरी बीवी को? क्यों? बोल। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा का विरोध हमेशा करें, क्योंकि हिंसा करना भी गलत है और सहना भी। सर, अखिलेश के मुताबिक उसने उस औरत और बच्चे को इसी जगह पर छोड़ा था। वो अगले मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मंदिर में गोली चली, फिर गन के साथ हमें वो औरत मिली, फिर उसके पति ने उसे भगा के खुद को अरेस्ट करवा दिया और फिर खुद की ही जान ले ली। सर, मुझे तो लगता है उस आदमी ने खुद की जान उस औरत को बचाने के लिए ली होगी। शायद ऐसी कोई बात रही होगी जो वो जानता तो था पर बताना नहीं चाहता था। इस औरत की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कराई। यस सर। तो अगले जल्द से जल्द इस औरत को हिरासत में लेना होगा। इसके पास एक गन है और पता नहीं इसके निशाने पे अब और कौन है। मोनू, क्या? कैसा है तू? हाँ ठीक है ना? कहाँ थी तू इतने दिन? चंदर ने कुछ किया? चिंता करने की कोई बात नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा बच्चा कैसा है? कैसे रहा इतने दिन मम्मी के बिना? और मेरा बच्चा और नहीं, अभी आई आ गई है ना? सर, मैंने हरीश पारेकर जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और शंकर सिन्हा जो पेशे से बैंकर है, दोनों की डिटेल निकाली। दोनों की ना तो किसी से दुश्मनी है ना तो लड़ाई झगड़ा। सामने इन दोनों का मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया और दोनों ही केस में जो आई विटनेस है, उन दोनों ने किसी भुड़के वाली औरत को भागते हुए देखा था। हाँ सर, एक औरत भुड़के वाली भाग के जा रही थी और एक भुड़के वाली औरत तो भाग रही थी। अगर इन दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर वो औरत कौन थी जो भागते हुए देखी गई थी? हरीश और शंकर के मर्डर करने का तरीका एक ही है और दोनों को मारने वाली औरत भुड़के में थी। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो, ओके सर, वीरपुरी थाने से फोन आया। एक औरत ने मंदिर में घुसकर गोली चलाई, किसी की जान नहीं गई। वो औरत आजकल मुंबई में देखी गई, उसका स्केच भिजवा दिया गया है। उनसे कहा हम उन्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। अपनी टीम को अलर्ट करो, ये औरत किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। सर, एक बात बता, ऐसा क्या जादू चलाया तूने जो चंदर ने तुझे आजाद कर दिया? तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। अरे जलबाला, आ गई तुम? कहाँ थी इतने दिनों तक?
हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी मालूम है? शादी थी भाई की गांव में, इसीलिए गांव चली गई थी। अरे वाह, फिर तो तू अपने गांव से गांव वाला पेठा भी लेकर आई होगी ना? ला दे, कहाँ है? गांव जाओ और पेठा ना लाओ, ऐसा हो सकता है भला? अभी आई। और आजी, घुटने का दर्द ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं जानती थी तुम दोनों पेठा जरूर मांगोगी। ये लो, दोनों मिलके खाना। वैसे मुझे भी बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में आके मिलती हूँ। ठीक है। झूठ क्यों बोली तू? ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तू अपने गांव नहीं गई थी। बस ये बता दे कि ऐसा तूने क्या किया जो चंदर ने तुझे पिटाई की जगह मिठाई देकर भेजा घर? कुछ दिन में घर क्या नहीं थी, पूरा घर गंदा हो पड़ा है। समझ भी नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई और कोना ढूंढ ले अपने सोने के लिए। ये पकड़। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि चंदर ने तुझे छोड़ कैसे दिया, तब तक तू मेरे लिए मर चुकी है। बताती क्यों नहीं? चंदर ने तुझे क्यों छोड़ दिया? क्या किया उसने तेरे साथ? कितनी बार बताऊं? कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वापस चली आई। ऐसे कैसे छोड़ दिया तुझे? हैं? उसके आदमी को मारा था? किसके लिए मारा था? किसके लिए मारा था मैंने? आप लोगों के लिए ही ना? और आप लोग ही मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोगों के लिए मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करके आ जाएगी और हम तुझे इस घर में रख लेंगे। 20 दिन 20 रात रही है तू चंदर के साथ, उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया। इतना शरीफ है ना वो। आई सीता मैया भी रावण की कैद में रही थी। जैसे उसने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया, मैं भी अपनी इज्जत बचा के आई हूँ। सीता मैया और अपनी बराबरी मत कर, जो सच है वो बता। आप कैसे कैसे बात कर रहे हो मेरी आई से? मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, तेरी आई को करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें कहते हुए क्यों शर्म आएगी? और अब तेरी आई नहीं रही है, कलंक बन चुकी है वो, कलंक। सर, बिलकुल थाने से एक औरत की स्केच आई है। शायद ये वही औरत है जिसकी हमें तलाश है। आई दीजिए, मैं बना देती हूँ। अरे हाथ भी मत लगाना, तेरी तो परछाई भी इस मंदिर पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना बदशगुनी हो जाएगी। अरे इसने ऐसा किया क्या है जो आप इसे इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं? तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? उसकी वकील बनी हुई है। मधु, तो जाओ दे, देख ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगी। अभी यहीं खड़ी है? शिंदे साहब, हमारे केस में शहर में 2 मर्डर और दोनों ही जगह पर विटनेस ने किसी बुरके वाली औरत का जिक्र किया है। हाँ सर, एक औरत बुरके वाली भाग के जा रही थी और एक बुरके वाली औरत तो भाग रही थी। पहला मर्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर हरीश का। सर, जानकारी के मुताबिक हमारे केस में औरत भी भाग के 13 अगस्त को ही मुंबई आई थी और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने भी बुर्का पहना हुआ था। दोनों जगह की पुलिस को इस बुरके वाली औरत की तलाश है और मुझे लग रहा है इन दोनों खूनी खेलों में एक ही तरह की चाल चली गई है और इस चाल को चलने वाला खिलाड़ी बड़े आराम से बुरके के पीछे छुप के बैठा है, लेकिन जुर्म के खेल में पहली ही बॉल पे सिक्सर मारने वाला अक्सर अगली बॉल पे आउट भी हो जाता है। देखते हैं आंख मिचौली का खेल और कितना चलता है। वागले साहब, अपनी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर दी। इस तफ्तीश में अब हम पीछे नहीं हटेंगे और इसमें आपके कोऑपरेशन की हमें जरूरत है। जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ। आज के बाद कभी आसपास भी नजर आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप दोनों? भूल गए मैंने जो कुछ भी किया हमारे परिवार को बचाने के लिए किया। परिवार को बचाने के लिए किया? हाँ, अरे तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जा यहाँ से, निकल। मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चों को लेकर जाऊंगी। हटिए। अरे हटिए। चलो मोनू, चलो। छोड़ो, आप गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। पापा और आजी ने मुझे सब बता दिया है। आप हमें छोड़कर चंद्र के साथ रहती हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ।
लिया ना? अरे अब तो तेरा बेटा भी तुझसे नफरत करता है। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से, खड़ी क्यों है? निकल निकल, चल निकल, निकल। ये लो दवाई। भाई जी मारो छोरो बुखार से गड़ो तप रहा है, इसके लिए कोई अच्छी सी गोली दे दो। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे दवाई वाई से कोई काम नहीं चलेगा, इसको तो डॉक्टर की जरूरत है। ये इधर गली में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप जाइए। आप हमारे साथ चलिए, हमारा बच्चे का सवाल है, आप प्लीज चलिए बात। ये हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? तो चाइल्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इधर पास में ही रहता है वो। कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे एक फोन आ रहा है, आप एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, यहाँ पास में ही है। हेलो पुलिस। क्या हुआ जलबाला? अंदर आ। बोल क्या बात है? मधु, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तेरे घर में रह सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल रह सकती है, ये भी तो तेरा ही घर है। तेरा घर? तेरे बाप ने ये घर तुझे दहेज में दिया था क्या? कैसे बात कर रहे हो आप? जलबाला हमारी दोस्त है और पड़ोसी भी, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। उसने भी तो हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। याद में रहने का समझी ना तू? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। और वैसे भी ये जैसी है ये वैसी तुझे बनाना चाहती है। चुप करो, बहुत बोल चुके तुम मर्दों की आंखों में तो सुअर का बाल होता है। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो ना तुम। औरतें सांस लो, दर्द हो रहा है यहाँ पे आपको? सब हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? थोड़ा सा बुखार है इसको, बच्चे को मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लेना। सर यही हो पोस्टर वाले औरत। पकड़ो से। नाटक मत कर, तेरा बच्चा बीमार है, इलाज चल रहा, ठीक हो जाएगा। चेतन, जब तक बच्चे का इलाज चल रहा है तुम यहीं रहना, बच्चा ठीक हो जाए तो पुलिस स्टेशन लेकर आना। चलो। अरे आओ रे, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, जल्दी आओ, प्रणव के घर में आग लग गई। किसने किया था इसे? आग लगने के ठीक पहले हमने जलबाला को इस घर के आसपास देखा था, तो क्या इस आग के पीछे जलबाला का हाथ है? हमें अंदर से एक औरत और एक बच्चे की बॉडी मिली है। इन दोनों के अलावा और कोई रहता है यहाँ पर? वो औरत जलबाला की सास थी और वो बच्चा जलबाला का बेटा मोनू था। उसका पति और उसका छोटा बेटा रतन भी यहीं रहते हैं। वो तो अच्छा है कि दोनों घर पे नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि दोनों बच गए। तो घर के बाकी सब लोग और जलबाला कहाँ हैं? पता नहीं साहब, जलबाला को उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। साहब, कल रात मैंने जलबाला को यहाँ घर के आसपास देखा था। सर, ये घासल का डब्बा अंदर से मिला, जरूर यहाँ किसी ने जानबूझकर लगाई है। अच्छा, इस फैमिली किसी से कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता हो? सब मुझे इन सब के पीछे जलबाला का ही हाथ लगता है साहब। वो एक नंबर की बेकार औरत थी, इसी वजह से उसकी सास ने उसको घर से बाहर भगा दिया था। हो सकता है साहब गुस्से में आके उसने ये सब किया होगा। कुछ भी मत बोलो आप, कुछ बेकार औरत नहीं थी वो ऐसा कर ही नहीं सकती। साहब ये प्रकाश सही बोल रहा है, ये सब जलबाला नहीं किया होगा। उसकी सास उसके रास्ते का कांटा बन गई थी
और उसकी सास की वजह से उसको बाहर के मर्दों के साथ में अय्याशी करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसको मारा होगा। किसके साथ उसका चक्कर था? साहब एक बंदा है चंदर, ये जलबाला का चक्कर उसके साथ था। मैंने अक्सर जलबाला को चंदर के साथ देखा है। अच्छा, जलबाला और चंदर कहाँ मिलेंगे? पता नहीं सर। तो तुम्हारा नाम कांता और कन्नू है। पहले तुम भिवपुरी मंदिर में गोली चलाती हुई पाई गई, लेकिन वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गई। फिर एनजीओ से इस बच्चे को गन पॉइंट पे किडनैप किया, फिर उस बच्चे को साथ लेकर एक आदमी को डराकर उसके साथ मुंबई आ गए। और फिर मुंबई आकर कॉन्ट्रैक्टर हरीश को मारा। उसके कहने पे ये सब किया। किस ग्रुप के लिए काम करती हो? ये गन कहाँ से है? भिवपुरी मंदिर में किसे मारने आई थी तुम? मेरा बच्चा कट्ठे से। मुझे मेरा बच्चा वापस करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा, मंदिर में तो कह रही थी ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था। अब अचानक से तेवर बदल गए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं। मुझे मेरा बच्चा वापस करो। कट्ठा है हमारा बच्चा? तुम्हारा बच्चा हमारे डॉक्टर की देखरेख में, उसका इलाज चल रहा है। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारे पति ने सुसाइड क्यों किया? ऐसा क्या जानता था जो हमें नहीं बताना चाहता था वो? उन्होंने सुसाइड नहीं की, आप लोगों ने मारा है उसे। खूनी हो आप सबके सब। फर्क सिर्फ इतना है कि खूनियों को सजा मिलती है और आप लोगों को तरक्की। ये इमोशनल नाटक यहाँ नहीं चलेगा। जो पूछा जा रहा है सीधे तरीके से बता दे, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं पूछने के। आप लोग चाहे कुछ भी कह लो, मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली। मैंने हमारा बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा दो मैंने। और जलबला फोन अब भी स्विच ऑफ बता रहा है, और उसकी लास्ट लोकेशन मुझे उसके घर की मिली। उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जलबला का और चंदर का पिछले 1 महीने से बातें चल रही थी। मतलब उस रात जब आग लगी तब जलबाला अपने घर पर ही मौजूद थी, और चंदर से उसकी बातचीत इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके पीछे जलबाला का ही हाथ है। हेलो, तुम्हारे को माफ कर देना, मैं तारे बापू को ना बचा पाई। मैंने थारे से वादा किया था ना कि हम दोनों कभी अलग ना होंगे। हाँ, बस कुछ दिन और, फिर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो बच्चा नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा बच्चा मैं ना दूंगी। छोड़ो छोड़ो, जाइए यहाँ से। देखो कन्नू, अगर तुम हमें सब सच सच बता दोगी तो हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देंगे। मुझे आप लोगों पर भरोसा ना है। देखो, हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। बच्चा लौटा दो हमें। ना, मैं ना दूंगी मेरा बच्चा। चलो। नहीं। आप लोगों की ये चाल कभी कामयाब ना हो पाएगी। मैं मेरा मुंह कभी ना खोलूंगी। आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश करो, बच्चे को दो मुझे, पागले, कहीं अपने पति की तरह ये भी आत्महत्या न कर ले। नजर रखो इसमें। अब तो उतर गई होगी तेरी। तुझे मालूम भी है तेरी माँ और बेटे को किसी ने जला कर मार डाला है। चल बता, कल रात को 10 बजे से 1 के बीच में तू कहाँ था? ये अड्डे पर ही था मैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना हमसे, हमने यहाँ पर पता किया है। तू कल रात को 10 बजे यहाँ से निकल चुका था। ठीक से याद करके बता कहाँ था तुम, वरना हम अपने स्टाइल से तुझे याद कराएंगे। हाँ साहब, याद आया। मैं अपने घर पर जा रहा था। सब इतनी चढ़ी हुई थी ना कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। वही बस स्टॉप पर ही सो गया मैं। वहाँ जरूर किसी न किसी ने मुझे सोते हुए देख लिया होगा। आप पता कर लो। अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो दोबारा कुछ खाने पीने के लायक नहीं बचेगा तुम। साहब, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। सब करने धरने वाला वो चंदर है, उसको पकड़ लो आप, सब पता चल जाएगा आपको।
सर मुझे नहीं लगता ये औरत इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगी। हमें जो करना था हमने किया, लेकिन ये टूटने के लिए तैयार ही नहीं है। इस औरत का इस तरह चुप रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई ये है कि भिवपुरी के मंदिर में फायरिंग हुई। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी तफ्तीश का तरीका बदलना होगा। हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो। अब इसकी फैमिली ही इसका मुंह खुलवाएगी। यस सर। पुलिस के हाथ आई कनू ने अब तक मुंह नहीं खोला था। वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? भिवपुरी मंदिर में चलने वाली गोलियों के मामले के साथ साथ क्या मुंबई में होने वाली हत्याओं के पीछे भी कनू का ही हाथ था? वहां मुंबई में जलबाला का घर जलने के बाद पुलिस ने शक के दायरे में आने वाले एक एक शख्स को खंगालना शुरू किया। आखिर जलबाला के साथ क्या हुआ था? वो कहां रहकर आई थी? चंदर तेरा ही नाम है? हाँ साहब, चंदर तो मेरा ही नाम है, लेकिन बात क्या है साहब? प्रणव ने हमें तुम्हारे और जलबाला के चक्कर के बारे में बताया था। जिस वक्त जलबाला के घर पर आग लगी थी उस वक्त तू कहां पर था? साहब आधी रात को मैं तो सो रहा था साहब, और वो जो प्रणव है एक नंबर का झूठा आदमी है साहब, और उसकी माँ को मार के मुझे क्या मिलेगा साहब? वो आपको उल्लू बना रहा है साहब। उसी ने अपने माँ को और बेटे को मारा होगा, और अब तो मुझे शक है कि जलबाला को भी उसने ठिकाने पे लगा दिया होगा और मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है साहब। प्रणव अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? अरे साहब अक्का एरिया जानता है, माँ और बेटे में रोज झगड़ा होता है। प्रणव का नजर उस घर पे है और उसकी माँ वो घर उसके नाम पे करेगी नहीं, और उसकी माँ को ये पता है कि प्रणव एक नंबर का शराबी, जुआरी और एक नंबर का झूलर आदमी है साहब। देख, ऐसा मत सोचना कि तूने हमें एक कहानी सुनाई और हमने उसे सच मान लिया। हाँ, इस एरिया से बाहर मत निकल जाना। थाने जब भी बुलाएं हाजिर हो जाना। हाँ साहब। ये लो खाना, खाना खा लो, कल से कुछ खाया नहीं है। मार देगी तू? साहब ये क्या कर रही है? मार देगी तू? साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो, मुझे जलबाला के बारे में बताना है कुछ। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सुपारी किलर है वो। हेलो हेलो ब्रिजेश। यस सर। पता लगाओ ये कॉल कहां से आया था। यस सर। सर यही वो दुकान है। हाँ साहब, एक औरत आई थी बुरके में, उसी ने कॉल किया था। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, इतना गौर नहीं किया था। ठीक है, तुम जाओ। जिसने भी कॉल किया था वो आवाज बदल बदल कर बात कर रहा था। कहीं जलबाला एक सुपारी किलर तो नहीं है? पवई पुलिस को भी 2 खून के मामलों में एक बुरखे वाली औरत पर शक है। कहीं वो औरत भी जलबाला ही तो नहीं है? सर ऐसा भी हो सकता है कि सुपारी किलर ने शक डालने के लिए जलबाला का नाम लिया है। सर पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि जलबाला के घर के आसपास एक बुरखे वाली औरत को देखा गया है। कहीं उसी बुरखे वाली औरत ने तो जलबाला के घर पर आग नहीं लगाई? सर कन्नू काफी एग्रेसिव हो चुकी है। उसे जो भी बात करना चाहता है वो बात नहीं करना चाहती है, केवल अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो हमें जब तक ये मुंह नहीं खोलेगी केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला? सर हमने खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। सर एक फैमिली आपसे मिलना चाहती है, वो कन्नू के बारे में कुछ जानती है। सर हमने उसका वांटेड पोस्टर देखा था और पता चला है कि आपको उसकी तलाश है। वो लड़की को हमने एक लॉज में देखा था। जब हम लोग लॉज से चेकआउट कर रहे थे तब वो औरत वहाँ आई थी, और रिसेप्शनिस्ट को उसने अपना नाम कुछ कमला बताया था। लॉज का नाम क्या है? सनशाइन लॉज। इस औरत की डिटेल्स चाहिए हमें। 2 हफ्ते पहले ये तुम्हारे होटल में आई थी, कमला नाम से रूम बुक किया था इसने। जी सर, ये औरत हमारे होटल आई थी, 15 दिन रुक कर गई है। ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? सर आप ही लोग की मेहरबानी है। कुछ दिन पहले कुछ पुलिस वाले इसी की पूछताछ के लिए आए थे और हम सबको मार के गए। सारा स्टाफ को मारा सर, बिना मतलब। कुछ याद है कैसे दिखते थे वो पुलिस वाले? स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर बनवा सकते हो। सर कुछ समझ में नहीं आया। जब ये केस पहले से ही हमारे पास है तो कि दूसरी पुलिस टीम आके क्यों कन्नू को ढूंढ रही थी, और ऐसे होटल स्टाफ के साथ मारपीट करके गए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं। सर ये रहा स्केच। ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉज में जाकर स्टाफ की पिटाई की थी। मैंने नेशनल पुलिस डेटाबेस में से कंफर्म करवाया, ये लोग झूठे पुलिस थे, फेक पुलिस।
इसीलिए कन्नू शायद हमसे बात नहीं करना चाहती। वर्दी पर से उसका भरोसा उठ चुका है। उसे लगता है कि पुलिस उसकी दुश्मन है। लेकिन ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? कन्नू, ये जो लोग हैं ये पुलिस नहीं, ये नकली पुलिस है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देंगे। सब इन्हीं लोगों से तो हम बच के भाग रहे थे। ये लोग हमें मारना चाहते हैं सर, इसीलिए हमारे घाव झज्जर हमें छोड़ना पड़ा था। ये लोग घाव से हमारे पीछे पड़े। लेकिन ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार के खिलाफ जाकर हमने एक दूसरे से शादी कर ली थी। गांव में ये सब ना चलता था, इसलिए परिवार वालों ने हमारे पीछे पुलिस लगवा दी। गोलियां हमने ना चलाई थी सर, वो उन्होंने चलाई थी। वो लोग हमारे पीछे पीछे पड़े हुए थे। मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा था कि हमारा बेटा ना है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उसकी भी जान को खतरा था। बंदूक तो मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मेरे बेटे की सुरक्षा कर पाऊं मैं। राजवीर के परिवार वाले हार मानने को तैयार ही ना थे। हम लोगों ने किसी सुपारी लेने वाले को हमारे लिए सुपारी दे रखी थी, इसलिए हम जहां भी जाते थे वो लोग हमारा पीछा करते करते वापस आ ही जाते थे। मैंने हमारा बेटा चाहिए, मैंने और कुछ ना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। साहब, हम किसी राजदीप को नहीं जानते हैं। वो हमारे लिए उसी दिन मर गया जिस दिन उसने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी। नाम खराब कर दिया उसने हमारे खानदान का। तो अपना नाम वापस बनाने के लिए तुम लोगों ने उनके नाम की सुपारी दे दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ करने का हमारा इरादा था। वो लड़की ही हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे लगता है ये लोग जरूर कुछ कर रहे थे। 24 घंटे नजर रखो इन पे। चल। लॉज में जो ये बोगस पुलिस आए थे, आसपास इनकी फोटो दिखा के पूछताछ करो। सर, मैंने राजवीर के फैमिली के बारे में पता किया। उनका फ्रूट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हरियाणा में। अच्छा खासा पैसा है, काफी दबंग लोग हैं। फिर तो गन खरीदना और सुपारी देना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। बिल्कुल सर, मैंने उनके कॉल डिटेल्स भी चेक किया। कॉल डिटेल्स में से मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों के पीछे कौन पड़े थे। कन्नू की फैमिली की कोई खबर नहीं? सर, मैंने उनके परिवार के बारे में पता किया। उनकी हालत अच्छी नहीं है। उसके पिता गारमेंट इंडस्ट्री में सेल्समैन है, अम्मा हाउसवाइफ। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को सुपारी दे सके। मैंने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया, कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग थाने आने वाले। तो हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कन्नू और राजवीर की सुपारी किसने दी। जब तक ये पता नहीं चल जाता, कन्नू की जान को खतरा है और कन्नू की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची कहाँ बीते दिन से? आप अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जा सकते हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि मंदिर में चली गोलियां कन्नू की गन से नहीं निकली थी। लेकिन जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, हम कन्नू की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल को तैनात रखेंगे। सर, मेरे को पक्का यकीन है कि ये राजीव के घर वालों का ही काम है। मेरी बेटी को मार गिराएंगे ये। आप चिंता न करें, हम अपराधियों को जेल तक पहुंचा के रहेंगे और तब तक आप लोग ये शहर छोड़कर ना जाएं। आप अपनी बेटी को ले जा सकते। पाटिल, इनके साथ जाओ। सर, एक खबर पता चली। जो लोग नकली पुलिस बनकर कन्नू के पीछे पड़े थे उनमें से एक का नाम चंदर है। इस चंदर के ऊपर पहले से चोरी, खून और लूटपाट के मामले दर्ज है। फिलहाल वो आरे गांव में रहता है। वागले, चंदर को अरेस्ट करना होगा, जिसके लिए आरे पुलिस से बात करनी है। चलो सब। कौन है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मार रहा है मेरे को? कोई है क्या? हमें एक औरत की भी तलाश है जिसका नाम जलवाला है। हमें तफ्तीश तेज करनी है। मामला उलझता जा रहा है और ये कत्ल की वारदातें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सर, ये देखिए सर, खूनी ने चंदर को जलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। इस डब्बे पे सीरियल नंबर है। पता करो कि ये कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा। सर, हमें जो केमिकल का डब्बा मिला था उसका सीरियल नंबर ट्रेस हो चुका है और वो प्रणव ने ही खरीदा था। गुड, मैं तुझे प्रणव का एड्रेस भेजता हूँ, उठाओ उसे।
चंदर को क्यों मारा? चंदर ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। साला मेरी बीवी के साथ सोता था, मेरी माँ और मेरे बच्चे को मरवा दिया। साला हिम्मत आ गई मुझे, ये तो जलवाला को भी मारना था पर मेरे हाथ नहीं लगे। बिगपुरी में जो तूने गोलियां जलाई थी वो? मुझे कन्नू और राजवीर को मारने की सुपारी मिली थी। कन्नू और राजवीर को ना मार पाने की वजह से मुझे छुपना पड़ रहा था। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। गैंग के लिए सुपारी का काम पहली बार खत्म नहीं हुआ था। कौन है लीडर तुम लोगों का? चंदर हमारी गैंग का लीडर था और वो किसी पर दया नहीं करता था। चंदर का जलवाला के साथ अफेयर था, इसलिए मैं जलवाला को मारना चाहता था। जलवाला के बारे में बता। मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस पुलिस को गुमराह करना चाहता था ताकि जलवाला पकड़ी जाए। इसीलिए मैंने आपको पीसीओ से कॉल किया था। मुझे जलवाला के बारे में बताना है कुछ। अब जलवाला कहाँ है? नहीं मालूम। कौन हो तुम? प्रकाश, हेलो पुलिस। सर, आर्य कॉलोनी से अभी कॉल आया था, वहां एक और मर्डर हो चुका है और इस बार विक्टिम जलवाला का पड़ोसी है। चलो। सर, मैं यहीं पास से ही गुजर रहा था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनी, तो मैं आकर देखा तो प्रकाश को गोली लगी थी, तो मैंने आपको कॉल किया। पागले, चल तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, चलो। सर, इसे भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया, लेकिन ये मर चुका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इस एरिया का कोना कोना छान मारो। सब जलवाला को हम मारना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ हमारे औरत को भड़का रही थी। जब हम उसके घर गए, उसकी किस्मत अच्छी थी साहब कि वो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी सास और उसके बेटे को कीमत चुकानी पड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, कन्नू के पिताजी ताला तोड़ के घर के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। वो रहा घर सर, वो लोग अंदर ही हैं सर। तोड़ दो। क्या हो रही है? हमारा बच्चा तारे को मारे से कोई दूर ना कर सके। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? कन्नू तुम्हारी ही बेटी थी, अपनी ही बेटी के जान के दुश्मन क्यों बन गए तुम लोग? साहब, कन्नू तो हमारी अपनी बेटी थी। हम तो उसके पति और उसके बेटे को मारना चाहते थे। हम चाहते थे कन्नू आजाद हो जाएगी तो हम अपनी किसी बिरादरी वाले के साथ उसकी शादी करवा देंगे। कन्नू शादीशुदा थी, अपने पति और बच्चे के साथ खुश थी। वो किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? साहब, हम दुनिया वाले से नहीं डरते, हम सिर्फ भगवान से डरते। भगवान का रास्ता प्यार का रास्ता है। कि जात पात धर्म धर्म सब हम लोगों ने बनाया, लेकिन तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाओगे इस बात। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे हाथों वांग्या की मौत हो गई थी। चंदर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ देगा। नहीं चंदर, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं किसी को खून नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती किसी को। चंदर, इतनी हिम्मत ही नहीं है मुझ में। वांग्या को तो तूने आसानी से मार दिया, बस वैसे और 2 जन को मारना है। वांग्या की लाश को तो मैं ठिकाने पे लगा दूंगा, उसके बाद तू भी आजाद, तेरा परिवार भी आजाद। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देता। चंदर ने मेरा इस्तेमाल किया क्योंकि ये काम करने के लिए उसके पास और कोई आदमी नहीं था। और अगर एक औरत ये काम करती तो किसी को उस पर शक भी नहीं होता और पुलिस भी आसानी से नहीं ढूंढ पाती। जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने की सुपारी मिली थी तो तुमने संकेत और प्रकाश को क्यों मारा?
क्या तुम भी सुपारी किलिंग के धंधे में उतर चुकी थी? नहीं साहब, प्रकाश और संकेत ने मेरा घर जलाया था। उस रात मैं अपने बच्चे रतन को लेकर वहां से भाग ही रही थी कि मैंने देखा अगली सुबह मुझे पता चला कि मेरा घर जल गया था। अंबरनाथ में मेरे बहन के पास मैंने रतन को छोड़ा और ये कन्नू और राजवीर, इन दोनों की सुपारी किसने दी थी? ये काम भी तुम्हें ही सौंपा गया था? हाँ, उस कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने के बाद चंदर ने मुझे कन्नू और राजवीर को मारने का काम दिया। चंदर ने? लेकिन चंदर को उसे मारने की सुपारी किसने दी? कन्नू के माता पिता ने। साहब, मैं प्रणव को भी मारना चाहती थी, बहुत नफरत करती थी उससे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले कि मैं उसे मारती आपने ही उसे पकड़ लिया, वरना मैं उसे मारने के बाद आत्मसमर्पण करना चाहती थी। मैं नहीं जानता कि इस खूनी खेल से किसे क्या मिला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इससे किसी को भी चैन, सुकून और आजादी नहीं मिलेगी। कन्नू इस वक्त अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसका सुहाग किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने माँ बाप ने उजाड़ा था। आखिर क्यों कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं कि उस सोच के आगे उन्हें अपनों की जिंदगी की अहमियत भी छोटी लगने लगती है। किसी ने खूब कहा है कि गम बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हर रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है और उसका पालन करना तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। जहां कभी हल्की सी भी चूक हुई वहीं रिश्ते लहूलुहान हो जाते हैं, और जब रिश्तों पर नुकसान और फायदे का गणित हावी होने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि तबाही दस्तक देने ही वाली है। आज का एक केस परकाल तेलंगाना का एक ऐसा चौंका देने वाला केस है जो आपके मन में एक सवाल छोड़ जाएगा कि लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को अपने ही हाथों कैसे तबाह कर लेते हैं। भैया मालिक जी, मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को 1 लाख रुपया जरूर देगा। ये तेरा गलत फहमी है। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला। तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। बाकी का 50,000 रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए है? ये 50,000 रुपया भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे। शाम तक खेत में बहुत काम है? मंजू, मंजू क्या हुआ? मंजू, 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 मंजू क्या हुआ? मंजू कहाँ गई थी? मंजू क्या हुआ? मंजू बोलो। डैडी को किसी ने मार दिया था। मार दिया? डैडी को किसी ने मार। किसने? कहाँ? खेतों में। दिलीप जल्दी आओ प्लीज। चलो चलो चलो। ये यहाँ पे डैडी कहाँ देखा था? मैंने डैडी को यहीं देखा था। तो यहाँ तो कोई लाश नहीं है। हाँ पर मैंने ये देखो दिलीप, ये देखो कोई। एक बात बताओ, डैडी को कहीं तुमने ही तो नहीं मारा? सोनू, सोनू,
चला गया? सोनू, 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 कहाँ चला गया? सोनू, सोनू, कहाँ चला गया ये? सोनू, सोनू, सुनिए, आपने मेरे सोनू को देखा? इतना सा है। कहाँ? एक मिनट, आपने सोनू को देखा कहीं? सोनू, जाने का दादी के साथ जाने का सोनू, जाने का ना। अरे रुको सोनू, 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 कहाँ चला गया था तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। ऐसे नहीं जाते बिना बताए। हाँ, मम्मी कितना परेशान हो गई थी। चलो चलो घर चलते हैं। हाँ, कहाँ ले जा रहे बच्चे को? ये बच्चा मेरा है। ये सोनू है मेरा। ये सोनू नहीं है, गोपाल है, गोपाल। पागल कहीं का छोड़। अरे नहीं सोनू नहीं, सोनू तो नहीं है ये। सोनू कहाँ गया? सोनू, सर, मेरे ससुर काशी मोहन जी कल दोपहर में घर से निकले थे और अभी तक लौटे नहीं है और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा। कल दोपहर से अभी तक 15 घंटे होते हैं और कोई भी मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे के बाद ही दर्ज होती है। सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे डैडी कल दोपहर से गायब है और आप 24 घंटे का इंतजार करेंगे? आपको पता है वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रसूख वाले हैं वो। जी सर, और इसी वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। अगर इसी 24 घंटे में उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारे लिए अमीर और गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, सारे नागरिक एक जैसे ही होते हैं। एफआईआर तो 24 घंटे के बाद ही दर्ज होगी। आप उन्हें ढूंढने का काम हम अभी से शुरू करते हैं। उनकी फोटो है आपके पास? जी। अपने पिता काशी मोहन की लाश देखने का दावा करने वाली मंजू ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में क्यों लिखवाई थी? क्या वाकई मंजू ने अपने पिता की हत्या की थी? काशी मोहन काफी पैसे वाले व्यक्ति थे और अक्सर लालच जुर्म की पहली दस्तक होती है। तो क्या किसी ने पैसों के लालच में आकर काशी मोहन की हत्या कर दी थी? अगर मंजू ने काशी की लाश खेत में देखी थी तो फिर आखिर लाश गई कहाँ? मैंने डैडी को यही देखा था। ये देखो, दिलीप, ये देखो खून। क्या यह भी मुमकिन था कि काशी की मौत हुई ही ना हो? दूसरी तरफ शारदा नाम की एक औरत पागलों की तरह अपने बेटे सोनू को ढूंढ रही थी। सोनू, सोनू, आखिर कहाँ था उसका बेटा? भाग्यलक्ष्मी जी, मंजू के डैडी कल दोपहर करीब 1 बजे हमारे नौकर हीरा के साथ घर से बैंक जाने के लिए निकले थे। हीरा को अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। वो उसे रुपए दिलाने के लिए बैंक गए थे। क्या बैंक गए थे? ज्योति बैंक। और ये हीरा आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? हीरा हमारे यहाँ 15 सालों से काम कर रहा है, लेकिन ये हिसाब किताब के पक्के हैं। हीरा के 50,000 बनते हैं, लेकिन वो 1 लाख की मांग कर रहा था। कल रात से उनका फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। फिर सुबह मंजू ने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। ये हीरा कहाँ रहता है पता है आपको? जी। उसकी कोई फोटो होगी? हाँ। राव। यस सर। मेरा बच्चा। सर, काशी मोहन जी करीब 2 बजे यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और साथ में उनका नौकर हीरा भी था। ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला। तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। बाकी का 50,000 रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए। ये 50,000 रुपये भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे शाम तक। सर, मैं काशी मोहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ
वो हमारे बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हैं। सर जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ऐसे लोगों में है वो। राव, मुझे तो लगता है कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का ही हाथ होगा। हीरा को पैसों की जरूरत थी और काशी ने पैसे देने से मना कर दिया होगा, इसलिए हीरा पैसे लेकर भाग गया होगा। तो काशी और हीरा दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाल और पता करो गायब होने के पहले हीरा किस किस के कांटेक्ट में था। ओके सर, लेकिन सर फिर काशी मोहन कहाँ गया होगा? इसका जवाब तो हीरा देगा हमें। ये सामान पैक करके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं तुम्हारे पति हीरा को बुलाओ, जाओ। सर, वो तो काशी जी के यहाँ से लौटे ही नहीं है। हम तो इसकी शादी की तैयारी के लिए अपने मायके जा रहे हैं। कल से तुम्हारा पति घर नहीं लौटा है और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की वो है कहाँ? वो तो अक्सर वहाँ रुक जाते हैं, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हाँ, लेकिन कल रात से उनका फोन बंद आ रहा है। ये कौन है? ये मेरी ननद है, इसी की शादी की तैयारी के लिए हम अपने मायके जा रहे हैं। इधर चलो। रुको, पहले ये बताओ कि तुम कल रात में खेत में क्या करने गई थी? जब तुम रात भर गायब थे तब मैं पूछती थी तुमसे कहाँ जा रहे हो। दिलीप, अगर मैंने मुंह खोला ना तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बहन की शादी के लिए भाई ने अपने मालिक को गायब किया और अब तुम लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सर, मैं सच बोल रही हूँ, हमें कुछ नहीं पता। हम आपसे क्यों छुपाएंगे? सर, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत ईमानदार है। उसका मालिक उसे चाहे जितना पीटे, जितनी गालियां दे, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं करता। तुम्हारा भाई ईमानदार होगा, लेकिन पैसा अच्छों का ईमान डगमगा देता है। 1 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन काशी ने 50,000 देने का फैसला किया था। हो सकता है उसी के लिए हीरा ने काशी जी को गायब किया हो। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी शादी के लिए हमें 1 लाख रुपए की बहुत जरूरत थी। और इसकी कीमत तुम लोगों ने काशी को गायब करके लिया? नहीं सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हेलो सर, पासी के जंगल में एक लाश मिली है। सर आइए सर, मैंने आपको फोन किया था। ये देखिए, ये देखिए सर। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? यस सर। तो हीरा है। सर, इसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। गला घोट के मारा होगा इसे। और सर, इसके पास से कोई सामान भी नहीं मिला है और ना ही पैसे। कहीं इसे काशी ने तो नहीं मारा? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राव, काशी नागू कवाली, काशी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में हर जगह पे सर्कुलेट कर दो। ओके सर। अगर हीरा मर चुका है तो काशी कहाँ है? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक आखिरी बार दोनों साथ में ही थे। पुलिस को अब तक यह शक था कि काशी मोहन की गुमशुदगी के पीछे उसके नौकर हीरा का हाथ हो सकता था, लेकिन हीरा की मिली लाश ने इस केस की दिशा ही बदल दी और अब पुलिस को यह शक था कि शायद हीरा की मौत के पीछे काशी मोहन का हाथ है। क्या हीरा को वाकई काशी ने मारा था? और अगर हाँ तो क्यों? क्या इस हत्या के पीछे की वजह वो 1 लाख रुपए थे जो उस रोज काशी ने बैंक से निकाले थे? जी, मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को 1 लाख रुपया जरूर देगा। ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला, तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। आखिर मालिक और वफादार नौकर के रिश्तों में ये जुर्म की आग कैसे लगी? इस केस में पुलिस के सामने कई और चुनौतियां आने वाली थी, जिसके बाद ये केस उनके लिए और मुश्किल होने वाला था। अब तो हम ये सोच के चल रहे थे कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का हाथ है, पर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। सर, हम हीरा और काशी की तलाश में निकले थे और मिली हमें हीरा की लाश, और काशी अब भी गायब है।
सर कहीं ऐसा तो नहीं काशी और हीरा के बीच में पैसों को लेकर बहस हुई हो और इसी बहस में काशी के हाथों हीरा की हत्या हो गई हो और उसे ठिकाने लगाकर काशी गायब हो गया हो। काशी के जितने भी रिश्तेदार और दोस्त है सबसे पूछताछ करो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी। यस सर। सर ये रही काशी और हीरा की कॉल रिकॉर्ड्स और हीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हीरा की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है। और सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से काशी और हीरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन काशी के खेत की है। थैंक यू। अरे ये देखो मैं चॉकलेट ले आई, लो अब चले। ऐसे ही यहाँ मत घूमा करो, हाँ मेरे साथ साथ रहा करो। चलो 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 चलो। अरे रुको, कहाँ लेके गए मेरे बच्चे को? अरे चोर कहीं की, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ही है। रुको मैं पुलिस को डाल करती हूँ, रुको अभी। अरे मेरा सोनू है ये मेरा बच्चा ही है। रुकिए रुकिए, पुलिस मत बुलाइए, ये मेरी बहन है। कुछ दिन पहले इसका बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है। इसको माफ कर दीजिए। अरे ले जा। जगदीश समझाए से, ये मेरा सोनू है, देख इसे। अरे अपना सोनू नहीं है वो, चलो। जगदीश मेरा सोनू है वो, देख ध्यान से। काशी मोहन एक्कड़ उन्नाडु साहब कल हमारी 5 बजे छुट्टी हो गई थी। उस वक्त सेठ जी यहीं पर थे, उधर झोपड़े में हीरा से सफाई करवा रहे थे। कर रहा आज का काम तुम लोग का खत्म हो गया है? अब कल आना और पगार कल देगा तुम लोग का सबका। जाओ। कल मालिक, काम करते करते शाम होने वाला है। आपसे पैसे देने के लिए बोला था, आपने कहा था दूंगा। अब मेरे को घर जल्दी जाना है, आप पैसा देके छुट्टी करो ना। पहले काम पूरा खत्म करने का है। खत्म किया? क्या पड़ा है उधर पे है? उसके बाद वो पैसा देने के बारे में सोचेगा। वेलो वेलो वेलो। साहब हमारे मालिक बहुत कंजूस है और ना ही कभी टाइम पे मजदूरी देते हैं वो। साहब सेठ जी ने हमें घर जाने के लिए बोला तो हम घर चले गए साहब। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम साहब। वेलो राव, इस केस को अभी तक हम लोग एक ही एंगल से टटोल रहे थे। मुझे लगता है हमें दूसरा एंगल भी देखना चाहिए। ये काशी अमीर था लेकिन कंजूस भी उतना ही था। हो सकता है इस कंजूसी की वजह से उसके दुश्मन भी काफी हो। पता करो इस काशी की किन किन लोगों से बनती नहीं थी। ओके सर। सर वो एक नंबर का बेईमान आदमी है। उससे मेरा और मेरे बेटे मंगल का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए मर चुका है। काशी तो आपका सगा भाई है ना, फिर भी इतनी नफरत, कोई खास वजह? सर वो एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी है। काशी ने धोखे से जमीन अपने नाम करा ली थी। मैं अपना हक पाना चाहता था। अपना हक पाने के लिए मैंने झगड़ा किया, मारपीट भी की, यहाँ तक कि 15 साल तक उससे केस भी लड़ता रहा। पर आखिर में हमारी जमीन नहीं मिली, उसने हड़प ली। उस दिन से हमारे लिए मर गया वो। काशी को हीरा से कोई परेशानी थी? हीरा तो उसका नौकर था साहब, उससे क्या परेशानी होगी। पर हाँ, काशी को अपनी बेटी मंजू से जरूर परेशानी थी। मंजू उसकी बेटी? कैसी परेशानी? उसका कारण भी वो खुद ही था। उसके लाड़ प्यार की वजह से मंजू गुस्सेल और जिद्दी हो गई थी। यहाँ तक कि उसने वो निठल्ले लड़के दिलीप से शादी भी कर ली, लव मैरिज। बाद में पता चला कि घर चलाने के लिए वो काशी से पैसा लेती है। ये सब आपको कैसे पता? अरे साहब छोटा सा तो गांव है, सबको पता है। 2-4 दिन पहले की बात है बेटा। एक तो ये निकम्मे के साथ में शादी करके तुमने हमारा नाक कटवा दिया, ऊपर से तुम्हारे घर का खर्चा भी मैं उठा रहा हूं। मेरे को आंख भी दिखा रहा है। इसको बोलो खुद कमाओ और घर का खर्चा उठाओ। मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा है, जितना देने का था दे दिया इसको। सवाल के बात करो ना, डीजी बता दे रहा हूं। मेरे को बोलेगा क्या करेगा? डैडी ये सब आपके खेत खलियान, ये सारा पैसा ये किसके लिए? मेरे लिए ना। आपके जाने के बाद तो ये सब मेरा ही है, तो फिर अभी आपको पैसे देने में क्या तकलीफ है? देखा इसको, देखा इसको, ये पैसा मैं मेरी मेहनत से कमाया और बचाया, तुम लोग को देने के लिए नहीं। और पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये कंडेन चले लो। ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि आपसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। चलो। हेलो सर, वो लड़की मंजू बहुत ही खराब है। मैंने तो यहां तक सुना है कि दिलीप से उसका मन भर चुका है, इसीलिए वो वामन से चक्कर चला रही है। वामन?
ये वामन कौन? हमारे दोस्त का बेटा है। वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। दिलीप से शादी से पहले वामन से उसका रिश्ता तय हुआ था। जब वामन को इस बात का पता चला तो बहुत तमाशा हुआ था। क्या आपने कभी मंजू और वामन को एक साथ देखा है? जी सर, एक रात मैंने मंजू को वामन के घर से बाहर आते भी देखा था। मंजू, अरे सुन तो। राव, इस केस में हमें पहले ये कड़ी मिलती है कि पैसों को लेकर हीरा और काशी के बीच झगड़ा हुआ, तो हमें ये लगा था कि इन्हीं पैसों के लालच में हीरा ने काशी को गायब किया होगा, लेकिन उसके बाद हमें हीरा की लाश मिलती है। ऐसे भी तो हो सकता है कि इन्हीं पैसों के लालच में काशी की बेटी मंजू ने अपने बाप को गायब किया हो, क्योंकि उसने दिलीप जैसे निकम्मे आदमी से शादी की थी। राइट सर, और काशी ने भी कहा था कि वो अपने जीते जी अपने पैसों में से मंजू को कुछ भी नहीं देगा। पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना, एक पैसा तुम लोग को नहीं दूंगा। शायद इसी कारण से मंजू ने अपने बाप को मार दिया हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि काशी को मारते वक्त हीरा ने देख लिया हो और मंजू ने मजबूरन हीरा को भी मार दिया हो। अब इस केसेस में कड़ियां तो काफी है, लेकिन वो कड़ी नहीं मिल रही जिससे ये केस सुलझ जाएगा। मंजू और वामन दोनों जितने खड़े हैं ना, उतने ही गड़े हैं। कितनी बार बोला कि अपना सोनू नहीं है और दूसरे के बच्चों को चॉकलेट मत दिया कर, अब यही तो बंद रहेगी। अन्ना सोनू था, अन्ना सोनू था, अन्ना मेरा सोनू था, वो देखा नहीं आपने। अन्ना, अन्ना, सोनू के पास जाना है मुझे। जिस दिन हीरा और काशी गायब होते, तुम दोनों कहाँ थे? सर, मैं तो अपने घर पर ही था, पूरा दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। और तुम? सर, मैं मार्केट गई थी सामान लेने और फिर घर पर ही थी। झूठ बोल रही हो तुम। उस रात तुम्हें वामन के घर से निकलते हुए देखा गया है। क्या कर रही थी वहां पर तुम? सर, मुझे वामन ने अपने घर बुलाया था। जो? पर तब मुझे उसकी नीयत का अंदाजा नहीं था सर। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो चाहता था कि मैं दिलीप को छोड़कर उससे अपना लूं, पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ सर। पहले नहीं पसंद करती थी, पर जब से तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है, शायद तुम्हें तुम्हारा ये पुराना आशिक पसंद आने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काशी को मारते वक्त हीरा ने देख लिया और इसीलिए तुमने और वामन ने मिलकर हीरा को भी मार दिया हो? सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पे? कोई सबूत है आप लोगों के पास? सबूत नहीं है, इसलिए तो सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ। मंजू जी, जिस दिन सबूत मिल जाएंगे ना, सलाखों के पीछे होगी तुम। मंजू ने दिलीप से कहा था कि उसने काशी की लाश देखी थी, लेकिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को हीरा की लाश मिली। मंजू ने अपने पिता की मौत की बात पुलिस से क्यों छिपाई और मंजू ने इस बात को राज क्यों रखा? वो लड़की पागल हो गई सर। मैं क्यों उससे अपने घर बुलाने लगा? वो खुद मेरे घर आई थी और वो कोई हूर परी तो है नहीं कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूंगा। अब वो बात अलग है कि दिलीप से पहले उसकी शादी मुझसे तय हुई थी, लेकिन सर उसने शादी तोड़कर हमारी बेइज्जती की है। कैसी दोस्ती निभाई तूने काशी? पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अरे जब तेरी बेटी किसी और से प्यार करती थी तो हमसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों? और अब रिश्ता तोड़कर हमारा मजाक उड़ा रहे हो? रामा गारू, ऐसा नहीं है। इसमें डैडी की कोई गलती नहीं है। ये मेरा फैसला है कि मुझे शादी किससे करनी है। आप लोग निकलिए यहाँ से। जबान को संभाल के बात कर, समझी ना? गांव में खुद की इज्जत है नहीं, हमें तमीज सिखा रही है। आज दिखा रही है वो टके की औरत। मंजू, मंजू, नूर भाई। मालिक, मैं कितनी बार बोला आपको कि वमन अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं है। तेरा काम खत्म हो गया? नहीं? और बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने हीरा और काशी को मार डाला। सर, जी तो कर रहा था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन अपने पिताजी की वजह से खून की घूंट पीकर रह गया मैं। ठीक है, इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़ के मत जाना। सर, काशी से दुश्मनी का कारण तो सबके पास था। इतना बेअसर आदमी अब तक गायब है, उसके छुपे रहने की कोई वजह नहीं है। और अब तो ऐसा लगता है कि काशी का भी काम तमाम हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो आखिर मुजरिम है कौन? और काशी इस वक्त कहाँ है? और हीरा को किसने मारा होगा? मुझे लगता है इन सब के पीछे मंजू और वामन का हाथ है। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो ये किस किस के कांटेक्ट में थे। इससे इन दोनों के आपसी संबंध भी सामने आ जाएंगे। यस सर। हेलो, ठीक है सर। मंजू के पति दिलीप का ही मर्डर हो गया। चलिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए।
सर बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से 3 से 4 वार किए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, शायद मर्डर वेपन यही हो। ओके सर। सर ये मोबाइल वहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। क्या ये दिलीप का मोबाइल है? यस सर। मंजू दीदी सोनू घर पे नहीं है, सोनू को कोई उठा के लेके चला गया। क्या? हाँ छोड़ो मुझे। सोनू 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 सर मेरा बच्चा सोनू वो कहीं मिल नहीं रहा सर। आपने घर में देखा ठीक से? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है सोनू। आसपास देखो। ये सर। एक बार घर की तलाशी लेने दो, जाओ देखो। आप जब घर से निकली थी तो बच्चा कहाँ था? खून? सर सर ये साड़ी मिली है, पूरी खून सी भरी हुई। ये साड़ी आपकी है? मेरी साड़ी है। तो ये खून किसका है? मेरा खून है सर। वो 4-5 दिन पहले पाँव में चोट लग गई थी तो बहुत खून बहा था। साड़ी फॉरेंसिक में भेज दो और इनका ब्लड सैंपल ले लो। ओके सर। दिलीप की हत्या और सोनू के लापता होने से यह केस और भी संजीदा हो गया था। पुलिस को पहले इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हीरा की मौत और काशी की गुमशुदगी का राज क्या था, और अब दिलीप की हत्या ने इस केस में ऐसे कई और सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब ढूंढ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। क्या हीरा और दिलीप का कातिल कोई एक ही था? तो क्या वो कातिल काशी ही था जो फरार था, या फिर इन हत्याओं के पीछे मंजू और वामन का हाथ था? पुलिस को अब भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे, और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके हाथ एक अहम लीड लगी। दिलीप उस तरह जंगल में क्यों गया था? दिलीप और मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर? पुलिस स्टेशन में मैंने वामन के बारे में बताया था तो दिलीप के मन में शक भर गया था, और उसी के चलते हम दोनों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ और दिलीप गुस्से में घर से बाहर निकल गए। देर रात तक जब दिलीप घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद आया। सुबह जब मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो पता चला कि खेत में उनकी लाश पड़ी है। आप प्लीज मेरे बेटे सोनू को ढूंढिए। मुझे लगता है इन हत्याओं के पीछे हो ना हो मंजू और वामन का ही हाथ है, क्योंकि मंजू का अपने बाप के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, और फिर मंजू का वामन के घर पे पाया जाना, इस बात को लेकर दिलीप के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, और उसी रात दिलीप का भी मर्डर होता है और सोनू भी गायब हो जाता है। इस मंजू और वामन ने धीरे धीरे अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए। इस वामन से दोबारा बात करनी होगी। ये चोटें कैसे आई? सर ये सब उस दिलीप का किया हुआ है। दिलीप? उसने क्यों किया ये सब? सर जिस रात को उसका खून हुआ था मेरे घर पे आया था सर वो। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू कैसे आज के बाद अगर मेरे बेटे के आसपास भी आए ना तो तेरे सर धड़ से लग कर दूंगा, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। चल 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 निकल। चुप रहे। निकल, तोड़ दूंगा तेरे को आज। देख लूंगा मैं साले। यहाँ से। इसलिए तुमने उसे मार डाला? साहब हमने कुछ नहीं किया, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए और असली कातिल को ढूंढिए। हमारे समय की चिंता आप मत कीजिए, और असली कातिल कौन है हम जल्दी पकड़ लेंगे। साहब इस बाप बेटे के पीछे 24 घंटे कांस्टेबल लगा दो। ओके सर। लेकिन सर काशी और सोनू का अब तक कुछ पता नहीं चला है। क्या पता वो दोनों जिंदा भी हैं या उन दोनों को भी मार दिया गया है। सर दिलीप के लाश के पास जो मोबाइल मिला था उसके कवर के पीछे एक और सिम कार्ड बरामद हुआ है सर। कल जब मैंने इसकी रिकॉर्ड पता किया तो पता चला कि इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल करता था दिलीप, और लास्ट कॉल कल 5 बजे किया गया है इस पर। ये सिम कार्ड मोबाइल में डाल के चेक करो किसका नंबर है। यस सर। बताओ नंबर। ये वाली। अरे दिलीप कहाँ है आप? कल से कोई फोन ही नहीं किया, कब से इंतजार कर रही हूँ।
आप भी देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। हेलो, इसका मतलब इस दिलीप की जिंदगी में कोई और भी औरत है। पता करो ये किसका नंबर है और एड्रेस निकालो। यस सर। सर यहाँ तो ताला लगा है, लगता है शारदा भाग गई। आस पड़ोस में पूछते हैं। अरे सुनिए, ये शारदा यहाँ रहती है, कहाँ गई कुछ पता है? सर मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय पहले एक औरत आई थी जो शारदा के बारे में पूछ रही थी। अन्ना शारदा को देखा क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं पता, कुछ बोल कर नहीं गई। इसका मतलब मंजू जानती थी कि उसका बेटा सोनू यहाँ है। तोड़ दो दरवाजा। ये तो सोनू है, सोनू की फोटो यहाँ। तलाशी लो घर की, हो सकता है कि सोनू यहीं कहीं हो। ओके सर। सर कहीं ये शारदा सोनू की तो माँ नहीं है। अगर शारदा सोनू की माँ है तो मंजू ये क्यों बोल रही कि सोनू उसका बेटा है? अच्छा बता सकते हो किसका बच्चा है? सर ये तो सोनू है, शारदा का बेटा। क्या? शारदा का बेटा ही नहीं? हाँ। तो जब से दिलीप उसको लेकर गया है ना, शारदा पागलों की तरह इसको ढूंढ रही है। ये दिलीप और शारदा का क्या रिलेशन है? सर दोनों तो पति पत्नी है ना। पति पत्नी? ये शारदा कहाँ जा सकती, कुछ मालूम है? सर मंदिर के पास उसका भाई जगदीश अन्ना का घर है, शायद वही गई होगी। सर यही तो है जगदीश अन्ना। अरे साहब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब। शारदा तेरी बहन है ना? हाँ। कहाँ हो? घर पे है साहब। चल बच्चे को कस्टडी में लो। अरे लेकिन क्यों? छोड़ो। मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? शारदा, दिलीप और मंजू के त्रिकोण ने पुलिस की थ्योरी को उलझा कर रख दिया था। सोनू शारदा का बेटा था या मंजू का? दिलीप की दोहरी जिंदगी और उसकी हत्या के राज का पता लगाने के लिए पुलिस ने शारदा और उसके भाई जगदीश पर शिकंजा कसा। सोनू को मंजू के घर से क्यों उठाया और दिलीप को क्यों मारा तुम लोगों ने? दिलीप को मैं क्यों मारूंगा साहब? मुझसे मेरी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा था। सोनू, ये बच्चा मेरा है। अन्ना सोनू था, अन्ना मेरा सोनू था, वो देखा नहीं आपने, इसलिए मैंने बच्चों को उठाया। सोनू और शारदा का रिलेशन क्या है? काशी कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? साहब 8 साल पहले दिलीप और मेरी बहन शारदा की शादी हुई थी, बच्चा भी होने वाला था। बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे दोनों, पर दिलीप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी साहब। साहब चल शारदा, कुछ धीमे धीमे। अरे जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे जगदीश, वो तेरी गाड़ी की चाबी मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी ना। आप ही की गाड़ी से पूछना क्या है, मगर संभाल के जाइए। हाँ पता नहीं और कितना इंतजार कराएगा हमारा बच्चा। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी कोख उजड़ गई थी, मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। और दिलीप खुद को गुनहगार मानते थे मेरी इस हालत का। डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी, अपना बच्चा जो खो दिया था मैंने। 2 साल ऐसे निकल गए, फिर अचानक एक दिन दिलीप। ये लो तुम्हारा सोनू। दिलीप ने मेरी खुशी के लिए मंजू से शादी की थी, अपने बेटे सोनू को मेरी गोद में डाला था। मेरी जान बचाने के लिए दिलीप ने ये सब किया था, और ये बात मुझे पता थी। सर वो मेरा बेटा है, मेरा सोनू। पर दिलीप उसे दूसरी औरत की गोद में डालता रहा। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था सर। पहले उसने मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेला, और जब मैं उसके प्यार में पड़कर गर्भवती हो गई, तब मुझे लगा कि मुझे अपने डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए।
पर डैडी ने दिलीप को अपनाने से साफ मना कर दिया। पर मैं ही पागल थी ना सर, शादी तो मुझे दिलीप से ही करनी थी, इसलिए अपनी जिद में आके लव मैरिज की और अपने डैडी को झुका दिया। पर फिर उन्होंने हम सबको माफ कर दिया और हमें अपना लिया। दिलीप के पास अपना तो कुछ था ही नहीं सर, इसलिए मेरे डैडी ने ही हमें घर दिया यहाँ पर काल में, जरूरत की सारी चीजें दी जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। सब कुछ सही था सर, लेकिन जब सोनू पैदा हुआ ना तो दिलीप उसे अक्सर कहीं ले जाया करता था। और जब मैंने उससे पूछा, अरे ये रोज रोज सोनू को कहाँ ले जाते हो? अरे मंजू, वो बात क्या ना कि मेरे एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले, और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसका मिसकैरेज हो गया और वो बेचारी सदमे में ना डिप्रेशन में चली गई। हमारे बच्चे को देखती है ना तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि अगर अपने बच्चे की वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ रही है तो अच्छी बात है ना, तो बस उसी के पास ले जाता हूँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 4 साल से वो मेरे साथ ही खेल खेल रहा था। तो ये बात तुम्हें पता कैसे चली? मुझे ये बात वामन ने बताई थी, और एक दिन मैंने दिलीप का पीछा भी किया था। मुझे पहले ही शक होने लगा था कि सोनू मुझे नहीं किसी और को अम्मा याद करके रोता था। लड़की, मेरी बहन के घर में क्या देख रही है तू? देख देख तेरी बहन अंदर क्या गुल खिला रही है, देख। तो क्या हुआ, पति पत्नी है वो। ये है तुम्हारी सच्चाई? मेरे बच्चे को दूसरी औरत की गोद में डाल के बोलते रहे कि तुम्हारी दोस्त की बीवी है। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने बहुत बुरा गेम खेला है मेरे साथ दिलीप। शादीशुदा होते हुए भी तुमने मुझसे शादी की। सब मैं घर आकर बहुत रोई। कई बार मन में आया कि डैडी और अम्मा को सब कुछ जाके सच सच बता दूं, पर किस मुंह से बताती, जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। वही मुझे इतने सालों से धोखा दे रहा था। हिम्मत नहीं हुई सर, इसीलिए मैं और दिलीप एक समझौता के तहत घर में रहने लगे कि जब तक दिलीप शारदा को तलाक नहीं दे देता वो मेरे करीब नहीं आ सकता। वामन से तुम्हारा क्या चक्कर है? वामन को मेरी दुखती रग का पता चल गया था सर कि दिलीप से मेरी दूसरी शादी है जो गैर कानूनी है, और वो इसका फायदा उठा के मुझे कभी भी कहीं भी रोक लेता था। उस रात उसने मुझे घर बुलाया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, और मैं जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से भाग निकली। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, पर इस सच्चाई को कैसे झुटलाओगी? राव, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लग गया है कि वो साड़ी पे लगा हुआ खून तुम्हारा नहीं है। अब सच सच बताओ, वो खून है किसका? वो मेरे डैडी का खून था। उस रात को खुद को वामन से बचाकर मैं खेतों के रास्ते घर जा रही थी कि तभी मेरा पैर किसी से टकराया और मैं गिर गई। सर, जब मैंने ये बात दिलीप को बताई तो वो डैडी को देखने के लिए मेरे साथ खेत गया, पर वहाँ डैडी की लाश थी ही नहीं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैडी का मर्डर हुआ है तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? भाई तुमने तो तुम्हारे डैडी को नहीं मारा और चुप रही अब तक। सर, मैं बहुत डर गई थी, और फिर दिलीप ने भी कहा कि जिसने डैडी को मारा है कहीं वो हमारे परिवार को भी ना मार दे। तो अब ये डर चला गया? सर, जब दिलीप ही नहीं रहा, डैडी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रह सकता, फिर डर किस बात का? ये केस तो उलझता ही जा रहा है। पहले हमें हीरा पर शक था, वो मारा गया। जिसने भी ये किया है वो इस परिवार का करीबी होगा। लेकिन सर, हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। साहब, एक खबर है। ठीक है सर, काशी गाड़ी का पता लग गया है। वेल, चेक चाहिए। यस सर। यहाँ पर जिसने गाड़ी खड़ी करी थी उसको देखा था तुमने? हाँ साहब, मैंने उस आदमी को देखा। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, कोशिश कर सकता हूँ। सर,
स्केच रेडी है। कल्लू, राव इकडे कल्लू। यस सर। मैं 1 साल से सेठ जी को मारने की फिराक में था, पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर ये तय हुआ कि ये काम दिलीप करेगा, पर दिलीप भी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। हाँ हेलो कल्लू, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन्हें मारने गया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गंवा दिया। कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में, कुछ नहीं। जा घर जाकर सो जा। अब एक काम मुझे ही करना होगा। मालिक, सारा काम खत्म कर दिया, मैं घर जाऊं? ये ले पूरा 1 लाख रुपए। पकड़, आप खुश हो गया? आप बहुत अच्छा आदमी। हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। फिर तुम लोग को छुट्टी दिया ना? ले लो ले लो। दिलीप को तूने क्यों मारा? साहब, दिलीप इस काम का राजदार था और किसी भी वक्त मुंह खोल सकता था, इसलिए साहब उसको मारना मेरी मजबूरी थी। साहब, दिलीप जिस दिन बामन से झगड़ा करके घर वापस आ रहा था, तभी मैंने उसे खेत से अकेले जाते हुए देखा और साहब उसका वही काम तमाम कर दिया। बाकी सब बताया तो ये भी बता दे, काशी को क्यों मारा था? उनसे क्या दुश्मनी थी तेरी? साहब, सेठ जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे 1 साल पहले यूपी से काशी के पूरे परिवार को मारने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया था? मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उसका कारण भी मैं ही था। जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे बाप का काफी पैसा मैंने बर्बाद किया। इस कारण मेरे बाप ने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया और सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। काशी तो क्या, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। क्यों? जो जमीन मेरी और मेरे बेटे मंगल की नहीं हो सकती, वो किसी की नहीं हो सकती। हमारे बाप ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। जमीन के लालच में तुमने 3 लोगों की जानें ली। कानून में लिखी हर सजा तुम्हारे लिए कम है। मुरली और कल्लू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमने ये संदेश कई बार दिया है कि लालच हमारे जीवन का वो बीज है जिसे बोते वक्त हर कोई मीठे फल की उम्मीद तो करता है, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिससे जिंदगी में कांटों के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।